नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। आज बात करेंगे उन तमाम राजनीतिक दलों की कथित इंडी अलायंस की, इनकी राजनीति की, इनके तौर तरीकों की। और जब पटना में, बेंगलुरु में और मुंबई में इनकी बैठकें हुई थी, तो वो एक गाना है ना करण अर्जुन में, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। कुछ इस तर्ज पर इन्होंने फोटो खिंचवाए थे और जारी करवाए थे ताकि एक मैसेज भारत के मतदाताओं में दिया जा सके कि भई जो नरेंद्र मोदी से किन्हीं भी कारणों से नाराज हैं या आरएसएस विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी हैं और जो विकल्प चाहते हैं, तो हम सब इकट्ठा होकर के विकल्प के रूप में तैयार हैं। तो लाइनें लगा करके अब आप हमें वोट दो और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर दो। एकमेव इनका जो ध्येय था, जो हेतु था, मुझे लगता है कि वो यही है कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। किन नरेंद्र मोदी को? जो भ्रष्टाचार पर चोट कर रहे हैं, जो विभाजनकारी ताकतों पर भी चोट कर रहे हैं, जो उत्तर और दक्षिण का राग अलापने वाले या तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर एक तरीके से चोट कर रहे हैं और उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन करके खड़े हो गए हैं। जिनकी लोकप्रियता कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इसका ताजा प्रमाण जो है, वो उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट के 3 प्रमुख प्रदेश हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर मैंडेट के साथ जीत दर्ज की है। और इन 5 राज्यों के चुनाव में राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस से छीन लिए हैं। अभी हाल में 2 ऐसे अवसर आए हैं जब ये इंडी अलायंस के घटक दल ऐसे गायब मिले जैसे गधे के सिर से कभी सींग गायब हुए हों। एक 6 दिसंबर को अचानक कांग्रेस पार्टी ने बैठक बुला ली। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है किसने ये बैठक बुलाई है, क्यों बुलाई है, एजेंडा क्या है, और मेरे तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, मैं तो वहां जा नहीं सकती। फिर नीतीश का भी एक बयान आ गया, अखिलेश यादव का दूसरे तरीके से बयान आ गया, वो बैठक रद्द करनी पड़ी। फिर शपथ समारोह हैदराबाद में तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर का, और उसमें बस सांकेतिक तौर पर एक दो चेहरे इंडी अलायंस के घटक दलों के देखने को मिले, जो सीनियर नेता हैं, जो 2018 में कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दिए थे, उनमें से एक भी हैदराबाद में शपथ समारोह में दिखाई नहीं दिया। तो क्या हम ये मान लें कि 2024 का लोकसभा चुनाव तो अभी 4.5-5 महीने दूर है, अभी से इनमें जूतों में दाल बटती हुई दिखाई देने लगी है? जरा सीधे जुड़ते हैं अनुपम मिश्रा जी के साथ में, प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बारीक नज़र रखते हैं इन पर, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अंकुर। अनुपम जी, ये बताइए, वैसे तो अगर हम इनके बयान देखें, इनकी राजनीति के तौर तरीकों को देखें, तो लगता है कि ऐसे-ऐसे घटक दल इस इंडी अलायंस में भरे पड़े हैं, जो सनातनियों से नफ़रत करते हैं, हद दर्जे की नफ़रत करते हैं। कोई गोमूत्र प्रदेश बताता है, कोई कहता है सनातन का उन्मूलन किया जाना चाहिए। हालाँकि इनके ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बार-बार इनको चेता भी रहे हैं कि तब तक तुम हारते रहोगे, जब तक सनातन विरोधी तत्वों को आप शह देते रहोगे या इस तरह के इंडिकेशन देते रहोगे कि आप सनातन का विरोध कर रहे हैं। ये जो इंडी अलायंस की 2 घटनाओं का मैंने अभी ज़िक्र किया है, एक 6 दिसंबर की बैठक जो रद्द करनी पड़ी, जिसको बाद में कह रहे थे कि नहीं-नहीं वो तो अनौपचारिक सी बैठक थी, ऐसे ही बुलाई गई थी। और एक शपथ समारोह, दोनों ही जगहों से इंडी अलायंस के घटक दल और ख़ास तौर से बड़े नेता पूरी तरीके से गायब मिले। क्या संकेत हैं ये? देखें ओंकार जी, मैं शुरुआत करूंगा रामचंद्र गुहा का। कल एक मैं इंटरव्यू देख रहा था। रामचंद्र गुहा, जैसा कि हम लोग आपने देखा होगा कि अक्सर इनको मजाक में
या तंजिया लहजे में इतिहास का नहीं, गांधी परिवार का इतिहास कहा जाता है। और इनको एक तरह से एक पारिवारिक सदस्य मान लें आप गांधी परिवार का। और कल उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था और बड़ी हैरानी से मैं की बात है कि जैसे वो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब, राहुल गांधी के पास नरेंद्र मोदी को गाली देने के सिवा ना कोई विजन है, ना कोई एजेंडा है, और ना कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल है। उन्होंने कहा जनता आप पे किस बात पे यकीन करे। और एक बात जो मैं लगातार कहता रहा हूं, लिखता रहा हूं, ट्वीट करता रहा हूं, कि हर चुनाव में एक नई गाली आप ढूंढ के लाते हैं। वो गाली आपको और नीचे ले जाती है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी गालियां काम नहीं कर रही हैं। बहुत ज्यादा होता है तो आप कोर्ट पे जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं, बाहर निकल के फिर गाली गलौज शुरू। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको देख के आपके तमाम प्रवक्ता सारी मर्यादा की सीमाएं लांघते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जो शख्स जितनी गाली देता है, अगर आप अभी तेलंगाना में हुए शपथ ग्रहण समारोह का वीडियो देखें ओंकार जी, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर आपको गांधी परिवार के जो सबसे करीब बैठे, बीच में बैठे लोग नजर आएंगे। उनका क्लेम टू फेम, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि उनके प्रसिद्ध होने की इकलौती वजह यह है, वो कोई चुनाव नहीं जीते, वो कभी कॉरपोरेटर का चुनाव नहीं जीते, उनकी कोई रणनीति नहीं समझ में आई, उन्होंने कभी कोई कोई योगदान नहीं दिया सिवाय इसके कि वो सोशल मीडिया पर गालियां देने के लिए मशहूर है। तो साहब, जब आप पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चोर वगैरह, पनौती वगैरह, खून का सौदागर जैसी बातें करेगा, तो उसके बाद जो निचले दर्जे के लोग हैं वो उससे क्यों लेते हैं, और वो और ज्यादा बदजुबान हो जाते हैं। उसमें आपने आपने सुप्रिया श्रीनेत्र को देखा, आपने मणिशंकर अय्यर को देखा, और अभी हाल में आपने कन्हैया कुमार को देखा। और इसको मोटी सी, अब देखिए, जैसे यही देख लें आप, जो वीडियो आप चला रहे हैं ओमकार जी, ये जी, वीडियो जी। अपने आप में इस बात का सबूत है कि कांग्रेस पार्टी, एक जमाने में वो देवराज बरुआ ने एक नारा दिया था, इंडिया जिंद्रा इंदिरा इंडिया। तो गांधी परिवार, इंडिया हो या ना हो, पर गांधी परिवार कांग्रेस जरूर है। इससे जो कोई भी जिसको जरा सा भी डाउट है, कल का वीडियो देख ले। अब आप देखें, वहीं पे मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं, रेवंत रेड्डी आते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल से निकल जाते हैं अपनी पत्नी को लेकर, और जाके सोनिया जी के पैरों में गिर जाते हैं। अब मेरा कहना है कि साहब, देखिए नहीं, देखिए देखिए, भारतीय सभ्यता में चरण स्पर्श करना, सम्मान देना हमारे संस्कारों का एक हिस्सा रहा है उनका जी। लेकिन सम्मान दो तरह से दिया जाता है, एक तो पद से दिया जाता है, और दूसरे जिसे कहना चाहिए उम्र से दिया जाता है। तो पद में वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जिनको आपने सिरे से नजरअंदाज किया, और उम्र में भी वो सोनिया जी से बड़े हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो आप उन्हें सही। क्रॉस करके जाके सोनिया अम्मा के पैरों में गिर जाते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्रियों ने एक नई चीज शुरू की, और शपथ ग्रहण से पहले भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। तो रेवंत रेड्डी ने अपना अपना अपनी शुरुआत सोनिया अम्मा की जय से की। और मजेदार बात यह है कि भक्त फिर भी भाजपाई हैं। मतलब आप सोनिया अम्मा के पैरों पे गिर जा रहे हैं, आप अपने शपथ ग्रहण की, अपने भाषण की शुरुआत सोनिया अम्मा की जय से कर रहे हैं, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो कि उम्र और पद दोनों में सोनिया अम्मा से बड़ा और वही खड़ा है, तो उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। और भक्त आप फिर भी नहीं, आप तो बहुत रैशनल लोग हैं, आप तो बड़े लिबरल लोग। एक तो ये, तो ऐसे में जब गांधी परिवार से कोई क्यों निकलता है, कोई इशारा निकलता है, तो कांग्रेसियों के लिए वो देववाणी हो जाती है। उनको लगता है कि आकाशवाणी हो रही है और सबको इसे फॉलो करना है। अगर राहुल जी, अगर सोनिया जी मौत का सौदागर कह रही हैं, तो फिर मणिशंकर अय्यर को लगता है सब हमको चाय वाला और नीच तो बनता ही बनता है। अगर बिल्कुल। राहुल जी चौकीदार को चोर कह रहे हैं, तो बाकी लोगों को लगता है हमारा भी कुछ फर्ज है।
अगर राहुल जी पनौती कह रहे हैं तो बाकी लोगों को लगता है साहब राहुल जी ने तो पनौती कह के ये सेट द बॉल रोलिंग, अब आगे तो हमको ले जाना है, गोल तो हमें करना है। तो फिर वो और गंदी बदजुबानी पे उतर आते हैं। तो पहली बात ये कि गांधी परिवार, जो मैं बात कर रहा था कि रामचंद्र गुहा की, वो कह रहे थे राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है और उनका कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल नहीं है कि देखो साहब मोदी सरकार ये कर रही है, हम ये करके दिखाएंगे। तो वो ले दे के उनका वन पॉइंट एजेंडा है कि मोदी को गाली दो और उम्मीद करो कि हम एक दिन सत्ता में आ जाएंगे। मैं मानता हूं कि इनकम्बेंसी से तमाम सरकारें जाती हैं, लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन अभी तक तो कांग्रेसियों की ये उम्मीद पूरी होती नहीं नजर आई है। और निकट भविष्य मेरा तात्पर्य 6 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव हैं, उसमें भी ये उम्मीद फलीभूत होती मुझे तो कम से कम ओमकार जी नजर नहीं आ अनुपम जी, जो मेरा मूल सवाल था, ये जो 6 दिसंबर की बैठक से किनारा किया सीनियर मोस्ट नेताओं ने और शपथ समारोह में नहीं पहुंचे, क्या इसकी वजह आप ये मानते हैं कि हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी को फिर आगे करने की कोशिश की थी कांग्रेस ने, उससे ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और यहाँ तक के शरद पवार और कई दूसरे नेता नाराज हैं? उनको लग रहा है कि जब तक सूरत की कोर्ट ने जो इनको 2 साल की सजा सुनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जब तक उसको स्टे नहीं किया था, तब तक तो कांग्रेस कह रही थी कि हमें प्रधानमंत्री पद भी नहीं चाहिए, हमें संयोजक पद भी नहीं चाहिए, बस हम तो नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्षता को बचाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्टे हुआ, उसके बाद इन्होंने फिर राहुल गांधी को ही आगे करने की कोशिश की और पटना के बाद बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते तो इनका इंडी अलायंस के ऊपर एक तरीके से मुकम्मल कब्जा हो चुका था, जो मुंबई में भी जारी रहा। तो नाराजगी है इंडिया अलायंस के घटक दलों में कांग्रेस के तौर तरीकों को लेकर के? उनका जी देखिए, मैं इसको थोड़ा सा असहमत हूं। मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व से उनको दिक्कत है, बड़ी खाटी पॉलिटिक्स का मामला है। मैं बार बार कहता हूं कि जितने क्षेत्रीय दल हैं ये कांग्रेस का वोट खाकर वोटे हुए हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा कांग्रेस का वोट ब्लॉक है वो माइनॉरिटी ब्लॉक है, मुस्लिम वोट। माइनॉरिटी हमारे यहाँ मतलब जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो हम जब अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी कहते हैं तो उसका सीधा तात्पर्य मुस्लिम वोट निकलता है। तो मुस्लिम वोट जो कांग्रेस का लेकर सारी क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ी हुई हैं। अब आप ऐसे में बताएं कि कांग्रेस को जब आप बढ़ा, ठीक है, देखिए ये तो चाहते हैं कि साहब आप केंद्र में लड़े जाके, हमारे राज्य में हमको बख्श दें। हमारे राज्य में अगर अब याद होगा जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से समझौता किया था, तो मुलायम सिंह यादव ने छूटते ही कहा था कि अखिलेश ब्लंडर कर रहे हैं, भारी भूल कर रहे हैं। आपको याद होगा 1999 में मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस सरकार नहीं बनने दी थी, अटल बिहारी की सरकार बन गई थी, और उसके बाद बड़ी आलोचना हुई थी मुलायम सिंह की कि साहब आपकी वजह से कांग्रेस सरकार नहीं बनी। उन्होंने कहा ठीक है, आलोचना आलोचना हम झेल लेंगे, ये आलोचना थोड़े समय के लिए, कि अगर कांग्रेस खड़ी हो गई दोबारा उत्तर प्रदेश में तो हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हम क्या 6% 8% ज्यादा वोट लेके लड़ेंगे सिर्फ? देखें, एक कॉमन वोट की लड़ाई है ओमकार जी। कोई भी शख्स अपना जो इन्होंने एक रीजनल एक बेस बनाया है क्षेत्रीय पार्टियों ने, मुस्लिम वोट की मदद से वो कांग्रेस को सरेंडर नहीं करना चाहता। मैं पहले दिन से विभिन्न चैनलों पे कह रहा हूं कि ये जो इंडी गठबंधन है, देखिए इंडी गठबंधन में किसी तंजिया लहजे से नहीं कहता ओमकार जी। इंडी गठबंधन में इसलिए कहता हूं क्योंकि इंडिया शब्द जो इन्होंने ये पूरा बनाया है उसमें ए फॉर अलायंस ही है, गठबंधन ही है। तो मैं गठबंधन 2 बार कैसे कहूं? तो यानी इस तरह या मैं कहूं कि जो ये विपक्षी गठबंधन है जिसका नाम इंडिया दिया गया है, इसकी जितनी भी मीटिंगें हुई हैं, आप मुझे बताएं उसमें बातचीत क्या हुई है। मैं अक्सर करके से मजाक करता था टीवी चैनल्स पे कि साहब इन लोग पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं और शाम को प्रेस जब पूछता है क्या बात हुई तो लालू यादव कहते हैं कि राहुल गांधी की शादी की बात हुई। इकलौती चीज जिसपे सारे गठबंधन के घटक सहमत नजर आते हैं वो ये है कि राहुल गांधी को शादी कर लेनी चाहिए और हम लोग को बारात जानी चाहिए। दूसरा, ये कोई इशू कोई पॉइंट नहीं बता पाए जिसपे इनकी कोई सहमत हो। सीट एडजस्टमेंट तो जाने ही दें, वो बात की बात है। जहां तक राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की बात है ओमकार जी,
मेरा अपना इसमें एक नजरिया है, और आप मुझसे वरिष्ठ, मैं आपकी भी राय चाहूंगा इस पे, कि एक बार मैंने जब राहुल गांधी को सजा हुई थी, और राहुल गांधी को चलिए सजा हो गई, कोर्ट से सजा हो गई, पर उनको सजा होने के एक हफ्ते के अंदर उनसे बंगला छीनवा लिया गया। तब मैंने एक ट्वीट किया था, ओंकार जी, और मेरे ट्वीट करने के 2 दिन बाद ममता बनर्जी ने आइडेंटिकली वही चीज रिपीट की। मैं आपको दोनों ट्वीट भेज दूंगा। मेरा यह कहना था कि जो पार्टी और जो नरेंद्र मोदी गालियां देने वाले सतपाल मलिक को 4 साल गवर्नर पद से नहीं हटाते, सुब्रमण्यम स्वामी को बर्दाश्त करते हैं, यशवंत वर्मा को पार्टी से यशवंत सिन्हा को पार्टी के बाहर नहीं करते, अरुण शौरी से नातेपाकी नहीं जताते, उनको राहुल गांधी को सजा होने के एक हफ्ते में बंगला छीनने की क्या जरूरत थी? उन्होंने भाई, सतपाल मलिक को तो आप एक दिन में हटा सकते थे ना, पर आपने नहीं हटाया। तो ये मैंने कहा कि ये जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर राहुल गांधी से सजा होते ही बंगला छीनना, ये कहीं ना कहीं भाजपा और नरेंद्र मोदी का तरीका है राहुल गांधी को हीरो बनाने का, क्योंकि उनको मालूम है कि ये वो हीरो है, और आप या फिर इसे कह लें, उनका मानना है कि ये वो जीरो है जो मोदी को हीरो बनाए रखता है। तो उन्होंने, नहीं, आप फिर से इसको देखें कि नरेंद्र मोदी ने, मतलब जिसे कहना चाहिए कि अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे जाके सहन शक्ति दिखाई है। आपका गवर्नर संवैधानिक पद पे बैठ के आपको 4 साल गालियां देता है, आप उसे टोकते तक नहीं, हटाना तो बहुत दूर की बात है, और राहुल गांधी को आप एक हफ्ते में बंगला छीन लेते। तो मेरा मानना था कि साहब ये इनको विक्टिम बना के इनको विपक्ष का नेता बना रहे हैं। उसके 1.5 या 2 दिन बाद देखिए ममता बनर्जी का बयान आता है कि मोदी सरकार राहुल गांधी को नेता बनाने पर, हीरो बनाने पर आमादा है। तो मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस बात से बखूबी वाकिफ है, सहमत है, कि जब तक राहुल गांधी केंद्र में लीड लिए हुए हैं, तब तक नरेंद्र मोदी की सरकार को किसी भी चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और ऐसा कल उनके पारिवारिक इतिहासकार रामचंद्र गुहा भी कहते हुए सुनेंगे। उनका 2024 का लोकसभा चुनाव अब बहुत दूर तो बचा नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि दस्तक दे दी गई है एक तरीके से। और ऐसे में ये जो कुछ घटनाक्रम इस समय चल रहा है इंडिया अलायंस में, ये 2024 लोकसभा तक इकट्ठे रहेंगे क्या? इनकी कोई उसी रूप में, स्वरूप में बैठक हो पाएगी क्या? और क्या आने वाली बैठकों में भी कुछ होने वाला नहीं है? क्योंकि अब तो बहुत कम समय बचा है, सीट शेयरिंग पर तो आज तक बातचीत ही नहीं हो पाई है, अनुपम जी। अच्छा बताएं ओंकार जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, कैसा सीट शेयरिंग फॉर्मूला, कैसा वोट शेयरिंग। मैं हमेशा इसे कहता हूं कि देखिए, सीट शेयरिंग में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है वोट शेयरिंग। कौन अपना वोट शेयरिंग और वोट ट्रांसफर में दिक्कत आती है। तो एक ये अब आप वो भेड़ बकरी जो समझ के जिधर इशारा कर दिया आपका वोटर चल दिया, आपने देखा ये फॉर्मूला बार बार फेल हुआ। 2019 में महागठबंधन ने बुरी तरह परास्त हुआ। और इसको देखें कि एक एक राज्य लेना शुरू कर दें। आप देखें, वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्टों ने पहले से डिक्लेयर कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं होंगे। तो यानी वो सारे राज्यों में होंगे और वेस्ट बंगाल में नहीं होंगे। केजरीवाल ने पहले से कह दिया कि पंजाब और दिल्ली में 1 इंच नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में हम बिग ब्रदर हैं। अब समझे इसको। डीएमके ने पहले से मान के चलते कि साहब तमिलनाडु में तो हम जो तुम्हें दे दें उसको भीख समझ के खुश हो जाओ, राज्य हमारा है। अभी से हम देख रहे हैं कि बिहार में इस तरह की बातें हो रही हैं कि पिछले चुनाव में जितनी सीटें कांग्रेस को दी गई, अगर ना दी गई होती तो शायद नतीजे कुछ और होते। और सबसे मजेदार बात तो ये मुझे लगती है ओमकार जी, कि इंडिया, इस अलायंस, इस गठबंधन को, इसके जो अनऑफिशियल, पहले तो इनके कन्वीनर नीतीश कुमार हुआ करते थे, पर जेल से निकलने के बाद जिस तरह बीच में लालू यादव बैठ के इस पूरी घटनाक्रम को मैनेज करते हैं, हर मुद्दे को वही बताते हैं, हर हर चीज का तर्जुमा वही देते हैं, हर चीज का जवाब भी वही देते हैं, अगला एजेंडा भी वही तय करते हैं।
ये बात मुझे बड़ी हास्यास्पद नजर आती है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो गठबंधन हुआ है उसका अघोषित नेता वो व्यक्ति है जिसकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए जो गठबंधन हुआ उसका नेता एक ऐसा आदमी घोषित हुआ है जो सजा याफ्ता है, और जो जमानत पे, वो भी हेल्थ ग्राउंड के जमानत पे बाहर है। इसलिए नहीं जमानत, उसको जमानत मिली है, जमानती इसको पैरोल पर लो मान ले कि साहब आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, किडनी ट्रांसप्लांट है, जो भी है, आपको हेल्थ ग्राउंड पे छूट दी गई है। अब ऐसे में मुझे कभी कभी लगता है कि वो तमाम जो लोग इस गठबंधन के आलोचक हैं वही कुछ सुझाव दें कि साहब आप बताएं, ममता बनर्जी का वोट वेस्ट बंगाल के बाहर क्या है, नीतीश कुमार और तेजस्वी का वोट बिहार के बाहर क्या है, अखिलेश यादव का वोट उत्तर प्रदेश के बाहर क्या है। ऐसे में अगर कोई एक पार्टी है जिसकी भाजपा और फिर कांग्रेस के बाद एक लंबी रीच है, चाहे उसका वोट परसेंटेज पिछले 10 20 15 25 20 25 साल में बहुत कम हुआ है, लेकिन आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास एक वोट परसेंटेज आपको एक दर्जन राज्यों में मिलता है, एक दर्जन राज्यों में मिलता है, और वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं। मैं आज जब से ये गठबंधन बना है उसके पहले से कह रहा हूं कि 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार को तीसरी बार वापस आने के लिए एक पैन इंडिया अखिल भारतीय विपक्षी गठबंधन बनेगा जिसमें कांग्रेस और बसपा रहेंगी। उत्तर प्रदेश से उसमें से राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी और अपना दल कैमेरावादी यानी पल्लवी पटेल भी होंगे, और उसमें अखिलेश यादव नहीं होंगे। अब इन चीजों को देखते हुए आप जरा एक बार फिर देखें, ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल में कांग्रेस से बिल्कुल बैठ नहीं पा रहा है, कम्युनिस्टों का बैठ नहीं पा रहा है, केजरीवाल ने कांग्रेस लिए जगह छोड़ने से इनकार कर दिया, अखिलेश यादव से झगड़ा आपको नजर आ रहा है। ऐसे में जो मायावती ने भी एक बात कही बहुकोड़ी चुनाव की, तीसरा मोर्चा, मुझे लग रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ तीसरा मोर्चा अपने आप में एक इवेंचुअलिटी, एक मतलब पक्की एक हैपनिंग होती नजर आ रही है, जिसमें शायद आपको केसीआर भी नजर आए, ममता नजर आए, वामपंथी नजर आए, केजरीवाल नजर आए, अखिलेश यादव नजर आए, अगर डीएमके भी आ जाए, वैसे डीएमके मुझे लगता है कांग्रेस के साथ ही रहेगी, कांग्रेस के पास उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे तमाम नेताओं को लेकर, और शायद कल उसमें ओवैसी भी नजर आए, तो एक तीसरा मोर्चा, और जो कि मायावती ने समय रहते बहुत दावे के अंदाज में कहा कि साहब ये बहुकोड़ी चुनाव होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ओंकार जी कि इस गठबंधन में जितने लोग हैं वो अपना वोट किसी को देने की, ट्रांसफर करने की कोशिश, देखिए वेस्ट बंगाल के बाहर ममता किसी को क्या देंगी, और वेस्ट बंगाल के अंदर वो किसी को कुछ नहीं देंगी, इसको समझिए, वो देंगी नहीं, उनके अपने अस्तित्व खतरा हो जाएगा। तो इस तरह अपना वोट अपने स्टेट के बाहर ये देने की पोजीशन में नहीं है, और अपने स्टेट के अंदर देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में तीसरा मोर्चा एक हकीकत बनता जा रहा है ओमकार जी। और अनुपम जी, चलते चलते एक और दूसरे इसी से जुड़े हुए दूसरे मुद्दे पर चर्चा कर लें। एक बार वायनाड में राहुल गांधी ने ही दक्षिण भारत की काफी प्रशंसा की थी, और उत्तर भारतीयों को लेकर के, उत्तर भारत के प्रदेशों को लेकर के कुछ अजीबोगरीब टिप्पणी कर दी थी। ये भूल बैठे थे कि उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के अमेठी से ही वो 3 बार सांसद बन चुके हैं। उनकी उनके 5 पिताजी पुश्ते। भी उनके पिताजी भी, उनकी दादी भी, उनके चाचा भी, वो सब उसी प्रदेश से चुने जाते रहे। तो वो उनकी याददाश्त समय समय के अनुसार और कालखंड के अनुसार भी, और उत्तर दक्षिण और पश्चिम और पूरब के हिसाब से आती जाती रहती है। भी दूसरे, कोई गौमूत्र प्रदेश बताता है, कोई सनातन उन्मूलन की बात बताता है। अभी नीतीश सरकार ने तो कमाल कर दिया, जो अल्पसंख्यकों के, मुस्लिमों के त्योहार हैं उनकी छुट्टियां बढ़ा दी, हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियां घटा दी। जुमे पे छुट्टी एक, कर दी ओमकार जी। जी हाँ, जी हाँ। और सरकारी ये, स्कूलों, सरकारी उर्दू स्कूलों में जुमे की छुट्टी डिक्लेयर कर दी,
और संडे को ओपन कर दिया। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो इनके ये कर्मकांड हैं, जो इनके बयान हैं, ये जिस तरीके से विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी जातीय कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनके लिए मददगार होगा या आत्मघाती होगा? ओंकार जी, इसमें थोड़ा-सा मैं डिटेल आंसर दूँगा। पहले तो आपने जी। कहा कि राजीव गांधी, राहुल गांधी के तमाम लोग यहाँ के रहे। मैं गिना दूँ, मोतीलाल नेहरू यहाँ से चुनाव जीते थे, जवाहरलाल नेहरू जीते, विजय लक्ष्मी पंडित उनकी बहन, उसके बाद आप देखें इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी, राहुल गांधी सॉरी राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मैं समझता हूँ कि और रिश्तेदारों में चले जाएंगे तो पता नहीं कितने गांधी और नेहरू मिल जाएंगे। तो मेरा तो अब वो उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा क्या था केरल में, वायनाड में, मैं आपको याद दिला दूं। उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारतीयों को मालूम है कि वोट कैसे दिया जाता है, यानी जो वोट उनको मिले उन्हें दे, उसको मालूम है वोट कैसे दिया जाता है। और जो वोट उनको ना दे, उसे मालूम ही नहीं कि वोट कैसे दिया जाता है। देखें, एक चीज है, थोड़ी सी थोड़ा तो प्रत्याशित था ये जो 4 राज्यों के जो नतीजे हैं, और थोड़ा सा अप्रत्याशित भी रही भाजपा की जीत। ऐसे में कि इन लोग बौखला गए। अच्छा, ये आज का नहीं है। अंग्रेजों ने, मैं बताऊं ओंकार जी, 1890 तक बाहर आउट ऑफ इंडिया थ्योरी पढ़ाई जाती थी। किस तरह भारत से लोग निकल के गए, उन्होंने दुनिया के बाकी खित्तों को बसाया। फिर साहब मैक्स मुलर आए और उन्होंने एक अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा वेदों का, और उसका उन्होंने ऑक्सफोर्ड में 1880 या 90 में एक स्पीच दे डाली, जिसमें उन्होंने पहली बार आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात की, जिसको हिंदी में आर्य आक्रांता थ्योरी कहते हैं। और जिसमें ये बताया जाता है कि भारत में जितने तथाकथित सवर्ण हैं, ये मूल निवासी ना होकर बाहर से आए हैं, जर्मनी और ईस्टर्न यूरोप के हिस्से से आए हैं, यूरेशिया से आए हैं, और इन्होंने आके यहाँ पे द्रविड़ों पर कब्जा किया, अत्याचार किया, और उनको नीचे दक्षिण भारत में ढकेल दिया। और मैं दावे से कह रहा हूँ, मतलब ओंकार जी, इतने लंबे समय में मेरी पत्रकारिता में कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसमें एक मुझे संतोष है, मैं तथ्यात्मक रूप से कभी गलत साबित नहीं हुआ, ना लिखने में ना बोलने में। और मेरा दावा है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी के पक्ष में, बिना किसी सबूत के, बिना एन आइटा ऑफ एविडेंस, एक रेशे सबूत के बगैर हम इसको 125 साल से पढ़ते चले। आर्यन इन्वेजन थ्योरी का एक मकसद था ओंकार जी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद अंग्रेज भयभीत थे। उनको ये भी नजर आया था ओंकार जी कि 1857 की जो क्रांति है, वो ज्यादातर करके उत्तर भारत में सीमित है, दक्षिण भारत उससे थोड़ा थोड़ा अछूता है। इसका लाभ उठाते हुए उसने उसको उत्तर और दक्षिण में बांटने के प्रयास किया, जिससे उनको समझ में आया कि साहब हम ज्यादा सेफ फील करेंगे। हमको नहीं भूलना चाहिए कि एट द हाइट ऑफ द ब्रिटिश पावर, जब ब्रिटिश सत्ता हिंदुस्तान में अपने चरम पे थी, उस समय भी पूरे ब्रिटिशर्स इंडिया में, जब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 40 करोड़ थी, उस समय अंग्रेजों की कुल जनसंख्या भारत में 90 से 95 हजार थी। 90 से 95 हजार फिरंग गोरे, उसमें उनकी पत्नियां, उनके बच्चे और उनकी आयाएं भी शामिल थी। तो आप सोचिए कि मुट्ठी भर लोगों को अगर 40 करोड़ लोगों पे राज करना था, तो वो उन्होंने दो तरीके निकाले। एक तो इस देश को एक विभिन्न लाइनों में बांटा, और दूसरे हमारे बीच से जिसे मैं कहता हूं गोरा साहब ने कालों पे शासन करने के लिए भूरा साहब बनाए। वो भूरा साहब जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। तो आप देखिए, उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी लाके इसको नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण में बांट दिया, और उसके बाद एक ऐसा जहर बोया जो अभी तक आपको चलता हुआ नजर आता है द्रविड़ के नाम पे। इसमें ओंकार जी, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, और इसी के चलते मेरा एडमायरेशन उस शख्स के लिए बहुत बढ़ जाता है, कि जब सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सारे जितने अपने आप को बौद्धिक जायंट्स माने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू को लेकर, ये सब आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्य आक्रांता थ्योरी को तोते की तरह रट रहे थे। सिर्फ एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा बकवास है।
और वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा एक आर्य कहीं से नहीं आए, आर्य ही मूल निवासी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा उन्होंने कहा अगर ब्राह्मण आर्य है तो शूद्र आर्य है, और अगर ब्राह्मण द्रविड़ है तो शूद्र द्रविड़ है। उन्होंने कहा आर्य द्रविड़ में कोई फर्क नहीं है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी बकवास है, हम सब यहाँ के मूल निवासी। इकलौता इंटेलेक्चुअल था जिसने इस बात को जबरदस्त तरीके से कहा और इस पे किताब लिखी, और इसको मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में लिखा है, इनको कोट किया है। तो उसी चीज के ये जो उसी एक थ्योरी को लोग आज की तारीख में, अब इनको कुछ समझ में नहीं आया, तो ये बेसिकली जिस चीज से हमारा ये आज का प्रोग्राम शुरू हुआ था ओमकार जी, ये गाली देने का एक दूसरा अंदाज है। ये अंग्रेजी में गाली दी जा रही है। यहां बताया जा रहा है कि दक्षिण के राज्य ज्यादा सफल हैं, ज्यादा संपन्न हैं, उत्तर के राज्य गौमूत्र प्रदेश ये जाहिल है। क्यों जाहिल है? क्योंकि इन्होंने भाजपा को वोट दिया। गौमूत्र प्रदेश कहने वालों को बता दूं कि अभी से मुश्किल से 15-20 दिन बाद वहां पोंगल आने वाला है और वहां गायों की पूजा होगी। जिस तमिलनाडु से निकाल के बता रहे हैं वो हमको गौमूत्र प्रदेश, अभी आज से 20 दिन बाद वहां पोंगल पे गायों की ही पूजा होनी है। जो ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया बता रहे, कल मैंने इसको ट्वीट भी किया है ओंकार जी, और मैंने इसको राजीव सरदेसाई को जवाब दिया। मैंने कहा कि साहब नवंबर पिछले महीने का जीएसटी कलेक्शन मान लेते, जीएसटी ही मैटर करता है। जीएसटी बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था में आपका क्या योगदान है, बाकी सब तो आप खा पी गए ना। आपने जीएसटी क्या दिया वो आपका देश की अर्थव्यवस्था में योगदान है। अब आप सुन लें, देश नवंबर पिछले महीने जीएसटी कलेक्शन के लिहाज से महाराष्ट्र और गुजरात ने 36,400 करोड़ का जीएसटी दिया, और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने मिलकर 33,800 दिए। तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दे, केवल 2 राज्य आपके पूरे दक्षिण भारत में उसमें भारी है। फिर जब आप लिटरेसी वगैरह की बात करते हैं तो 100% लिटरेसी वाला केरल लगातार आईएएस में रिक्रूट्स भेज रहा है, कैंडिडेट भेज रहा है। कैसी लिटरेसी, कहां की लिटरेसी? जहां से मतलब आप 100% लिटरेसी देने के बाद आपके यहां से आईएएस की भर्ती लगातार होती जा रही है, आप ही के यहां से आतंकी में मॉड्यूल्स निकल रहे हैं। जरा सी आपके ऊपर आपकी अर्थव्यवस्था देश में सबसे बदतर है। आपके यहाँ जरा सी बाढ़ आ जाती है तो आप अरब देशों तक में मुल्कों में भीख मांगने चले जाते। एक बार मैंने लिखा था वो केरल में बाढ़ आई थी तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य उनको मदद दे रहे थे जो सालाना बाढ़ झेलते हैं। आपके पास एक बार बाढ़ आ गई, आपने उसको अरब देश तक से भीख मांग डाली। तो ये सब बातें कहने की है, इनमें कोई दम नहीं है। और ऐसा नहीं कि सब लोग कह रहे हैं, इसको देखे, और सोशल मीडिया मतलब 0.1% से भी कम का मामला है ओमकार जी। और कुछ लोग कह रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी तमाम देखे दक्षिण भारतीय लोग कह रहे हैं क्या बकवास है, बंद करें इस तरह की बदजुबानी, इसका कोई मतलब नहीं। ये एक झल्लाहट है, एक वक्ती दौर है, 2-4 दिन में निकल जाएगा ओमकार जी। और वैसे भी ये कहना कि दक्षिण भारत भाजपा को वोट नहीं करता गलत है। कर्नाटक ने बार बार भाजपा को वोट किया, हमने देखा। और सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज और आपको थोड़ा मैं अपनी बात कहना चाहूंगा और दर्शकों को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वो डीएमके जिसने सनातन दर पर हमला करना पिछले 25-30 साल से एकदम बंद कर रखा था, क्योंकि भाई उनका एजेंडा पूरा हो गया था, उनकी सरकार आ गई थी, अपने हिसाब से चला रहे थे, ब्राह्मणों को मार के भगा दिया था उन्होंने प्रदेश से। तो ऐसे में वो जाति और धर्म पे बोला उन्होंने 25-30 साल, सनातन के बारे में तो 25 साल से बोल ही नहीं रहे थे। वो एकदम से अगर वो सनातन धर्म पे मुखर होकर उन्होंने हमला किया है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है ओमकार जी कि अन्नामलई ने कहीं ना कहीं तमिलनाडु में डीएमके को रैटल कर दिया है, परेशान कर दिया है डिफेंसिव। बहुत सही बात आपने अंत में कही है, और इनकी बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह भी यही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, आपने ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।